हेलो एवरीवन। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बाय हिमांशु में स्वागत है। जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसके अलावा जो भी साथी पहली बार जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो के माध्यम से, क्लास के माध्यम से, सेशन के माध्यम से आप मैथ का सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त ये सभी पढ़ेंगे। ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्किल ये सभी को पढ़ने वाले हैं इस क्लास के माध्यम से। सबसे पहले आप सभी का आपकी अपनी क्लास में टारगेट बाय हिमांशु में स्वागत है। जिसको भी क्लास अच्छी लगे वह क्लास को लाइक कर सकता है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। क्लास को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आए। जब तक आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से नहीं समझेंगे तब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, कुछ प्रश्नों को भी करेंगे और कुछ थ्योरी को भी पढ़ेंगे, कोणों के बारे में जानेंगे, त्रिभुज, आयत, त्रिभुज की परिभाषा को जानेंगे, आयत को समझेंगे, वर्ग, वृत्त इन सभी के बारे में आज इस क्लास के माध्यम से आप पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा को। सभी का स्वागत है कक्षा में। बिना बातें किए क्लास को अंत तक देखिएगा। ठीक है, देखिए त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त का मौलिक ज्ञान यानी कि बेसिक नॉलेज ऑफ ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड सर्किल, इन इसको आप पढ़ने वाले हैं, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। खासकर डीएलएड, बीएड और जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, जिन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो क्लास को शुरू करते हैं आज की। देखिए सबसे पहले त्रिभुज के पढ़ेंगे, ट्रायंगल। ठीक है ना। देखिए ट्रायंगल को समझेंगे कि तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि आपकी तीन भुजाएं हैं, ये तीन भुजाएं हैं, तीन भुजाओं से घिरा यानी कि बनी एक आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। इसके बाद में पॉइंट को देखिए, त्रिभुज में तीन भुजाएं यानी कि 1, 2, 3, ये तीन भुजाएं हो गई। तीन शीर्ष, तीन कोण होते हैं। इसके बाद में त्रिभुज सबसे कम भुजाओं से बनने वाली एक बंद आकृति है, यानी कि यह एक कम भुजाओं से बनने वाली आकृति है, यानी कि तीन भुजाएं हैं, सबसे कम भुजाएं हैं 3। इसके बाद में एक और पॉइंट देख लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए ये सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आशा करते हैं कि आप सभी इन सभी पॉइंट्स को नोट कर रहे होंगे, इन सभी पॉइंट को नोट कर रहे होंगे। जो नहीं कर रहा है वह कर सकता है, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह नोट जो आपके पॉइंट हैं। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है, 180 अंश होता है। इसके बाद में त्रिभुज के फॉर्मूला को समझेंगे, जानते हैं त्रिभुज का फॉर्मूला। त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि ये त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो आपका फॉर्मूला है यह है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, ये आपका फॉर्मूला है। बिना फॉर्मूले के आप त्रिभुज के क्षेत्रफल को नहीं निकाल सकते। आपका ये त्रिभुज दिया है, ये चार भुजा है और ये आपकी चार भुजा है, ये आपकी चार भुजा है, तो 4 तिया 12। आप इस तरह से नहीं कर सकते, यानी कि 4 + 4 + 4, तो आप त्रिभुज का परिमाप निकाल देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब आप देंगे तो एक क्वेश्चन से समझ लीजिए कि ये आपका एक त्रिभुज दिया है। देखिएगा, समझिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लीजिए। यहीं पर आपको एक फॉर्मूले के तौर पर समझा देते हैं। देखिए ये आपका एक त्रिभुज है, इसकी ये देखिए ये आपका एक
त्रिभुज है। ये आपकी आधार है, ये आपका ऊंचाई है और ये आपका कर्ण है ना। इसके क्षेत्रफल को निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसकी आधार जो है 4 सेंटीमीटर दी है, ऊंचाई 5 दी है, तो आप क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2 गुणे आधार आपको दिया है 4 इंटू आपको ऊंचाई दी है 5, तो 5 चौको 20 और 2 दहाम 20, 2 दहाम 20, यानी कि 10 त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो आंसर आया वह कितना आया, 10 आया। ठीक है ना। ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन को अभी आप करेंगे। सबसे पहले एक एक बातों को समझ लीजिए। देखिए, त्रिभुज के वर्गीकरण के बारे में समझिए। त्रिभुज का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है। त्रिभुज का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक होता है कोणों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। इसके बाद में दूसरा आपका होता है भुजाओं के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। यानी कि ये 2 आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण होता है। इसके बाद में सबसे पहला देखिए, जो आपका कोणों के आधार पर वर्गीकरण है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, इसमें त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है। त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना। समझ रहे हैं ना आप सभी अच्छे तरीके से, आप सभी अच्छे तरीके से समझ रहे हैं ना। बताइए, फटाफट से रिप्लाई करिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। कोणों के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कोणों के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज। यानी कि समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। यानी कि ये आपका हो गया राइट एंगल और ये आपका हो गया ऑप्टस एंगल और ये आपका हो गया एक्यूट एंगल। ठीक है। इस अब इनकी एक एक परिभाषा को समझ लेते हैं और कोणों को देख लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिएगा, समझिए। समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल, जिस त्रिभुज का कोई एक आंतरिक कोण 90 अंश का होता है। यानी कि ये कोण जो है आपका, ये एक त्रिभुज दिया है, ये समकोण त्रिभुज है, इसका एक कोण कितना है, 90 अंश का है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। अगर आपसे परीक्षा में इसकी परिभाषा पूछी जाए, जैसे त्रिभुज का कोई एक आंतरिक कोण 90 अंश का होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। देखिए, इसके कुछ पॉइंट को देख लीजिए। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, यानी कि समकोण ये है, इसकी सामने वाली भुजा ये है, तो यह क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाती है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट है, जिस पर समकोण होता है, यानी कि जिस पर समकोण होता है उसे क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। इस पर समकोण है तो यह आपकी भुजा क्या है, आधार है, यह आपकी भुजा आधार है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, तीसरी भुजा जो समकोण पर है उसे क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। ये तीसरी भुजा जो समकोण पर है इसे क्या कहते हैं, लंब कह लेते हैं या लंब कहलाती है। इसके बाद में अब दूसरे कोण को देख लेते हैं। दूसरा कोण है अधिक कोण त्रिभुज, ऑप्टस एंगल। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है अधिक कोण कहलाता है। जिसका एक कोण 90, देखिए, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से बड़ा होता है। यहाँ कट कर लीजिए, यहाँ पर आप कट करके लिख लीजिएगा, क्या लिखना है, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से क्या हो, 90 अंश से कम हो,
90 अंश से कम हो वह क्या कहलाता है? अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं 90 अंश से कम हो, ठीक है ना। अरे सॉरी, 90 अंश से कम नहीं, बड़ा होगा, बड़ा, 90 अंश से बड़ा हो, लिख लीजिए कॉपी में, 90 अंश से बड़ा हो उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। 90 अंश से बड़ा, इसको कट कर दीजिएगा और आपको लिखना है वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से बड़ा हो उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं यह आपका बड़ा है 120, 90 से बड़ा है ना 120, तो ये आपका अधिक कोण कहलाएगा। इसके बाद ये देखिए, ये आपका होता है कम 90 से। तीसरा है न्यून कोण, यानी कि एक्यूट एंगल, ऐसा कोण जो 0 से बड़ा परंतु 90 से छोटा होता है, ये होता है 90 से छोटा, ये कोण आपका होता है 90 से छोटा, तो न्यून कोण कहलाता है। ये क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। यानी कि त्रिभुज ए बी सी ये क्या है? एक न्यून कोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है। आगे बढ़िए, देखिए अब भुजाओं के आधार पर देख लीजिए। अभी तो आपने कोणों के आधार पर देखा, अब आप भुजाओं के आधार पर देखिए। भुजाओं के आधार पर ऑन द बेसिक ऑफ एंगल, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का जो वर्गीकरण किया गया वो 3 प्रकार से किया गया है: समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। ये आपके भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। अब इनके एक एक की परिभाषा अच्छी तरीके से समझ लीजिए। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि समबाहु त्रिभुज कहते हैं तो आपको आंसर करना है वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। ये देखिए, ये आपका त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं क्या हैं? एक समान हैं। ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? समान हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं तथा तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, समबाहु त्रिभुज में आपके तीनों कोण और तीनों भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं, समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। अब समद्विबाहु को देख लीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो, यानी कि आमने सामने की भुजाएं समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। इनमें समान भुजाओं के आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ दिए। अगर आपसे परीक्षा में ऐसी परिभाषा दी जाए तो आपको इस तरह से ही लिखना है। आप इसका फिगर भी ना बनाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परिभाषा सटीक होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। विषमबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती हैं, यानी कि कोई भी भुजा समान नहीं होती है। ये देखिए, लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। अब ये कहिए ये भुजा बराबर है? नहीं है। ये भुजा बराबर है? नहीं है। आधार और लंब की भुजा बराबर है? नहीं है। कर्ण और लंब की भुजा बराबर है? नहीं है। कर्ण और आधार की भुजा बराबर है? नहीं है। तो वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती हैं विषमबाहु त्रिभुज कहलाती हैं। इनमें कोई भी 2 कोण तथा भुजाएं आपस में समान नहीं होती हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहलाती हैं, है ना। अब आगे देख लीजिएगा, यानी कि आप इसको ऐसे समझें,
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए वी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए। इस तरह से आप समझ जाइए, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। त्रिभुज के संबंध में मुख्य शब्दावली। त्रिभुज के संबंध में मुख्य शब्दावली बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है एक एक परिभाषा को। सबसे पहले आप त्रिभुज का केंद्र के बारे में समझिए। त्रिभुज का केंद्र किसे कहते हैं, त्रिभुज का केंद्र क्या होता है, उसे समझिए। देखिए, त्रिभुज की माध्यिकाओं के मिलन बिंदु या प्रतिच्छेदक बिंदु को उस त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। जैसे कि आपके सामने ये त्रिभुज है, देखिएगा ये आपके सामने एक त्रिभुज है। अब इसको जो रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो प्रतिच्छेद जब रेखा कर रही है तो ये जो हमारा बिंदु हो गया, ये क्या है, एक त्रिभुज का केंद्रक है, त्रिभुज का केंद्रक है। समझिएगा, त्रिभुज का क्या है, केंद्रक है। यानी कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं क्रमशः जो आपकी ये है ए, ये आपकी ए एन एम बी पी सी, ये तीनों भुजाएं बिंदु ओ, ये आपका बिंदु ओ है, इस पर क्या है, ए बी सी का केंद्रक बना रही हैं। यानी कि ए बी सी त्रिभुज है, इसका केंद्रक बना रही हैं, तो त्रिभुज का केंद्र कहलाता है। अब इसके बाद में अगला देखिए, अंतः केंद्र। अंतः केंद्र किस तरह से, देखिए त्रिभुज के अंतः कोणों की समद्विभाजक रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं वह उस त्रिभुज का अंतः केंद्रक यानी कि अंतः केंद्र कहलाती हैं। कैसे समझना है, एक एक चीज़ों को अच्छे तरीके से समझना है। जैसे कि आपका एक दिया है ए एम बी एन सी पी, इस तरह से यह हो गया। इसका दें कोण आपके ए बी सी, यानी कि ए बी सी, ये आपका एक त्रिभुज है। इसको क्या कहते हैं, ये आपकी ए एम बी एन या एन बी या पी सी, ये क्या है, एक समद्विभाजक हैं। ये बिंदु ओ पर काट रही हैं, तो बिंदु ओ क्या है, एक केंद्रक है त्रिभुज का। देखिए अंतः केंद्र के तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब जो हैं, तीनों भुजाओं पर जो डाले गए लंब हैं, ये लंब डाले गए, ये लंब डाले गए, ठीक है। इसका जो है ये आप देखिए बिंदु जो है ओ, तो ये ओ और डी, यानी कि ओ और डी, ओ और डी, ओ और डी, है ना। और एक आपका ये है, एक आपका ये है, तो ओ और डी, ओ और क्यू, और आपका ओ आर, ओ आर, ये आपका आर है, ठीक है ना, समझ रहे ना। तो इसी लंब को त्रिज्या मानकर खींचा गया वृत्त जो है अंतः वृत्त, यानी कि इंस्क्राइब्ड सर्कल है। क्या है, इंस्क्राइब्ड सर्कल है, अंतः वृत्त है, यानी कि जो आपका त्रिभुज के अंदर है, ठीक है। इसके बाद में परिकेंद्र को समझिए। परिकेंद्र त्रिभुज की भुजाओं के लंब अर्धकों के प्रतिच्छेद बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं। इस बिंदु को केंद्र तथा उपर्युक्त रेखा की त्रिज्या लेकर खींचा गया वृत्त त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं से गुजरेगी, यही वृत्त त्रिभुज का परिवृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है, परिवृत्त कहलाता है या परिकेंद्र कहलाता है। देख लीजिएगा किस तरह से।
ये आपका एक सर्किल दिया है, ये आपका एक सर्किल दिया है, ठीक है ना। तो ओ एन ये आपका एक त्रिभुज है, ये आपका एक त्रिभुज है। ये ओ क्या है, केंद्रक है, और ये केंद्रक से ये आपका एक रेखा खींची है ओ एन, ओ एन ओ और ओ एन ओ एम और आपका ओ पी, ये आपके 3 रेखा खींचे गए हैं। त्रिभुज ए बी सी की ये क्या है, एक भुजाएं हैं, एक भुजाएं हैं। तो देखिए बी सी ए बी और आपका ए सी के लंब क्या हैं, अर्धक हैं। ये क्या हैं, लंब अर्धक हैं, लंब अर्धक हैं। इनका प्रतिच्छेद जो है बिंदु ओ को त्रिभुज का परिकेंद्र है। इस त्रिभुज का क्या है, परिकेंद्र है, इस त्रिभुज का परिकेंद्र है। तथा ए बी सी त्रिभुज का परिवृत्त है। क्या है, त्रिभुज का परिवृत्त है। तथा देखिए ओ ए यानी कि ओ ए और आपका ओ बी और आपका ओ सी, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये वृत्त की क्या हैं, त्रिज्याएं हैं, ये तीनों ही ना। तो ये क्या है, ये परिकेंद्र हो गया, ये त्रिभुज का परिकेंद्र हो गया। इसके बाद में लंब केंद्र के बारे में देखिए, लंब केंद्र को समझिए। किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं से सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंबों के प्रतिच्छेद बिंदु को त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं, त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। कैसे, ये देखिए जैसे आपका एक ये त्रिभुज है ए बी सी, इस पर ए एम यानी कि ए एम एक ये लंब और बी एन एक ये भुजा है, ये सी पी एक ये भुजा है। इसका जो ए बी सी, ये तीनों के सम्मुख भुजाएं जो हैं, जैसे आपका बी सी ए और आपका ए बी डाले गए क्या हैं, एक लंब हैं। ये क्या है, एक लंब डाले गए हैं। इसका जो है केंद्र जो है ओ है, क्या है, बिंदु ओ जो है त्रिभुज का लंब केंद्रक है, यानी कि त्रिभुज का लंब केंद्र है। इस त्रिभुज का लंब केंद्र है, ये 3 लंब पड़े हैं, इसका जो केंद्रक है यह ओ है। तो यह क्या है, लंब केंद्रक कहलाता है, लंब केंद्र है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, त्रिभुज के अंग यानी कि पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल। देखिएगा पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। एक आपकी भुजा होती है और एक आपकी, देखिए एक आपकी भुजा होती है, एक आपकी माध्यिका होती है, क्या होती है, माध्यिका होती है, और एक आपकी ऊंचाई होती है, ठीक है। देखिए भुजा यानी कि साइड, इसके बारे में समझिए। जिन सरल रेखाओं से त्रिभुज का निर्माण होता है, यानी कि ये सरल रेखाएं हैं, इससे क्या है, त्रिभुज का निर्माण हुआ, उन्हें त्रिभुज की भुजा कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, त्रिभुज की भुजा कहते हैं। ये आपके त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो ये आपका शीर्ष कोण है, ये आपका जो है ए बिंदु, ये आपका शीर्ष कोण है, जो आपका बी बिंदु है ये आधार है, ये क्या है, आधार कोण है। सी आपका जो है यह आपका, यानी कि यह भी आपका आधार कोण है। तो ये दोनों तो आधार कोण हैं। ये आपका जो ए है, ए आपका शीर्ष कोण, बी आपका आधार कोण और सी भी आपका आधार कोण, ये आपका आधार है। तो ये आपकी तीनों भुजाएं हैं। इसके बाद में माध्यिका को समझिए। माध्यिका यानी कि
मीडियम वह सरल रेखा जो त्रिभुज के शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलती है माध्यिका कहलाती है। यह त्रिभुज को दो भागों में बांटती है। त्रिभुज को दो भागों में बांटती है। देखिए, त्रिभुज ए बी सी में भुजा क्या है? एडी। एडी भुजा बीसी पर लंब है। एडी भुजा क्या है? एडी भुजा बीसी पर लंब है। लंब है ना? तो तथा त्रिभुज को दो भागों में बांटती है, यानी कि यह त्रिभुज को दो भागों में डिवाइड करती है। एक आपका ये हो गया और एक आपका ये हो गया। जब इसको एक करेंगे तो ये आपका एक त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है ना? तो ये आपकी माध्यिका यानी कि मीडियम कहलाती है। इसके बाद में ऊंचाई देखिए, ऊंचाई को समझिए। ऊंचाई यानी कि हाइट। त्रिभुज के शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब, यानी कि उसकी सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब ऊंचाई कहलाता है। ऊंचाई कहलाता है। जैसे कि यह आपका एक त्रिभुज है, तो यह क्या है? यह इसकी ऊंचाई है, यह इसका आधार है और यह इसका कर्ण है। तो यह इसकी क्या है? ऊंचाई यानी कि h हाइट है। ओके, चलिए, अब यह तो थी आपकी कुछ परिभाषाएं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप एक प्रश्न को और देख लीजिए अच्छे तरीके से। क्वेश्चन है आपका, समकोण त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो त्रिभुज को क्या है? क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी कि आधार आपको 10 सेंटीमीटर दिया है, ऊंचाई आपको 13 सेंटीमीटर दी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। तो क्षेत्रफल मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो देखिए, जब 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 इंटू आधार दिया है 10, ऊंचाई दी है 13। तो देखिए, 2 से डिवाइड करिए, 2 पंचे 10, 13 पचे 65, यानी कि 65 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। 65 सेंटीमीटर त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। ठीक है ना? बताइए, ठीक है? देखिए, आज की क्लास में आपका इतने ही था जो आपको इम्पोर्टेंट था, वो सारा सब कुछ मैंने आज की कक्षा में आपको बता दिया। ठीक है? बाकी टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होने के लिए आप टारगेट बाय हिमांशु सर्च करिएगा। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। ठीक है? आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है ना? हाँ, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा क्लास के बाद में। जो भी साथी नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं। डेली आपकी क्लास 6 बजे होगी। 6 बजे आपकी क्लास होगी। 6 PM आपकी क्लास रहती है और 4 PM आपकी मधु मैम की क्लास रहती है GK GS की, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4 PM आपकी क्लास मधु मैम की रहेगी, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा। ओके, ठीक है ना? चलिए, क्लास के बाद में कमेंट कर दीजिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।
मिलते हैं कल 6 बजे क्लास में।